हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर वेल। तो करंट अफेयर्स के इस नए इवेंट्स में मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड पॉइंट्स है। सो इसमें चैलेंजेस क्या क्या होंगे गवर्नमेंट को, जो कि अभी गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च कर दिया है ऑफिशियली। तो इसके ऊपर ये टॉपिक है आज का, चैलेंजेस फॉर गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी या फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी। इसके ऊपर ये वीडियो है। तो इसमें मैं बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे डेटा आपको दूंगा। जहाँ भी आपको ज़रूरत समझ में आएगी आप उस डेटा को होल्ड करके, पॉज करके वीडियो अपना नोट कर सकते हैं। दिस इज़ अ फैक्चुअल वीडियोस वन वे। सो बहुत ही हेल्पफुल डेटा इसमें मैं देने जा रहा हूँ। तो आई होप यू ऑल विल एंजॉय इट वेरी मच। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो चैलेंजेस फॉर गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। अभी जो कैबिनेट ने 4 जनवरी 2023 को अप्रूव कर दिया है ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शंस को। इसके लिए गवर्नमेंट ने 19,744 करोड़ रुपीस भी अलॉट कर दिया है। ये अमाउंट 5 ईयर्स के लिए होगा। पर ईयर जो इसमें प्रोडक्शन का एम रखा गया गवर्नमेंट के द्वारा है, वो है 5 मिलियन मेट्रिक टन्स पर ईयर का प्रोडक्शन गवर्नमेंट करेगी। तो इस हिसाब से उसके लिए जो 5 साल के लिए 19,744 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। अभी इस हाइड्रोजन एनर्जी को, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी के प्रोडक्शंस के लिए गवर्नमेंट को जो एडिशनल रीन्यूएबल एनर्जी चाहिए होगा वो 125 गीगावाट चाहिए 2030 तक के लिए। मतलब कहने का ग्रीन हाइड्रोजन इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि जो हाइड्रोजन का प्रोडक्शन एक्चुअल में होता है वो इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा, वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा होता है। तो वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि अभी तक फॉसिल फ्यूल के बेस्ड पे एनर्जी प्रोवाइड किया जा रहा था। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि जो एनर्जी इलेक्ट्रोलिसिस के लिए रिक्वायर्ड होगी वो भी रीन्यूएबल एनर्जी होगी, मतलब फॉसिल बेस्ड एनर्जी भी नहीं होगी। इसीलिए इसको ग्रीन हाइड्रोजन बोला गया है। तो अभी जो ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए 2030 तक गवर्नमेंट को कम से कम 125 गीगावाट की एडिशनल ग्रीन एनर्जी या यू कैन से द रीन्यूएबल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी गवर्नमेंट को। अब इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट को फ़ायदा क्या होगा इससे गवर्नमेंट नियर अबाउट 12.5 बिलियन डॉलर का जो है कि फ्यूल इंपोर्ट को रिड्यूस करेगी। जो हमारा फॉसिल फ्यूल्स इंपोर्ट हो रहा है, तो यदि ये हमारा गवर्नमेंट के प्लान के अकॉर्डिंग ये सब कुछ सही चलता रहा तो इससे जो है कि 12.5 बिलियन डॉलर का जो इंपोर्ट कट है वो हो जाएगा हमारी क्रूड ऑयल्स के ऊपर से 2030 तक। दूसरा जो है, इसमें 50 मिलियन मेट्रिक टन 50 मिलियन मेट्रिक टन जो CO2 का रिडक्शन हो जाएगा पर ईयर। मतलब कि हर साल इसके इम्प्लीमेंटेशन से हर साल 50 मिलियन मेट्रिक टन CO2 रिड्यूस्ड होगा, जो हमारे इन्वायरमेंट में जो भी रिलीज हो रहा है वो कम हो जाएगा। तो हमारा जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं क्लाइमेट चेंज को लेके या ग्रीन इन्वायरमेंट को लेके, वो भी हम एक तरह से फुलफिल कर पाएंगे। अभी इसके लिए गवर्नमेंट को जो है कि एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना होगा 2030 तक $100 बिलियन का। गवर्नमेंट को $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट पूरा करना होगा अभी इसके बियॉन्ड। और इससे क्या हो जाएगा कि करीब करीब 6 लाख जॉब क्रिएट होंगे नए। कहने का मतलब दिस इज़ अ वेरी ह्यूज टाइप ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, and with the help of capital expenditures you will find that huge job opportunity will be created here. So this is the big aspirations of the government, and this is the big motives behind launching this green hydrogen energy project in India. तो ये गवर्नमेंट को, इसे गवर्नमेंट ये सब पॉइंट्स देख के इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी अप्रूवल दे दिया है ऑफिशियली। अब ये तो रही गवर्नमेंट की जो अपनी सोच की इस तरह से हमको इससे बेनिफिट मिलेगा, बट इसमें चैलेंजेस क्या क्या आएंगे, ऑन ग्राउंड क्या भी सिचुएशन चल रहा है, आइए जानते हैं उसके बारे में।
क्योंकि ये इतना आसान रास्ता नहीं है जिसको गवर्नमेंट सोच रही है, जिस हिसाब से वो प्रोजेक्ट बनाई हुई है और उस हिसाब से हो जाए, तो दिस इज़ वेरी hard way, you can say very typical way through which a government have to move, and it will not be very easy to government to achieve the target which have been settled by them. तो आइए जानते हैं चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो इसमें जो बोला गया, इसमें 4 ई होंगे जो मेजर चैलेंजेस होंगे गवर्नमेंट के लिए। जो सबसे पहला ई है वो है इलेक्ट्रोलाइज़र, दूसरा है एनर्जी सोर्स, तीसरा है इंड यूज, और चौथा है इंडिजिनस रिसोर्सेज। कहने की मतलब कि ये 4 ये है, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने यदि जो है कि टैकल कर लिया तो इट विल बी वेरी इजी टू अचीव दिस टास्क। बट टू अचीव दिस, टू ओवरकम द शॉर्टकमिंग्स ऑफ दिस 4 ईज आर वेरी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट। सो पहला जो है एनर्जी सोर्स, सॉरी इलेक्ट्रोलाइजर्स। सो अभी जो ग्लोबल कंजम्पशन है वो 4 गीगावाट पर ईयर हो रहा है। जो हाइड्रोजन प्रोडक्शंस के लिए ग्लोबल एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है अभी इस समय, वो है 8 गीगावाट की ग्लोबल वे में, और 60 टू 100 गीगावाट गवर्नमेंट को चाहिए होगा 2030 तक के लिए। अभी सोचिए कि 8 गीगावाट जो है पूरे वर्ल्ड में भी हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है, और वहीं इंडियन गवर्नमेंट को अकेले जो है 2030 तक के लिए कम से कम 60 से 100 गीगावाट की पर ईयर की ज़रूरत होगी। तो और अभी जो है कि करंट में इसका प्रोडक्शन नेग्लिजिबल है। जो हाइड्रोजन प्रोडक्शन है अभी इंडिया के अंदर वो नियर अबाउट नेग्लिजिबल है, मतलब कि न के बराबर है इस समय। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा गवर्नमेंट को, इतना बड़ा जो है कि एनर्जी सोर्स क्रिएट करना, अपना इलेक्ट्रोलाइजर्स क्रिएट करना। और साथ ही में जो क्रिटिकल अर्थ एलिमेंट्स होंगे, मतलब कि जो इसको इलेक्ट्रोड्स वगैरह बनाने के काम आएंगे। इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में इलेक्ट्रोड्स की रिक्वायरमेंट होती है जो कैथोड और एनोड बनाते हैं, और जिससे कि करंट का फ्लो होता है, और वाटर के जो वाटर होता है, वाटर के जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग होती है, उस बॉन्डिंग को तोड़ने का काम करता है ये एनर्जी। जब उसको तोड़ते हैं, ये एनर्जी एक्सटर्नल एनर्जी देकर उसकी बॉन्डिंग को तोड़ा जाता है, तो वहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होता है, और वो हाइड्रोजन फिर उसको स्टोर किया जाता है, फिर उस हाइड्रोजन को सेपरेटली उसका यूज़ किया जाता है। क्योंकि इन्वायरमेंट में हाइड्रोजन फ्री स्टेज में नहीं रहता है, ये हमेशा एक कंबाइंड के रूप में रहता है। तो इसलिए इसको जो जिस भी कंपाउंड के साथ ये हाइड्रोजन है, जैसे यहाँ पे वाटर के साथ अबंडेंट होता है पर्याप्त मात्रा में, तो इसका इलेक्ट्रोलिसिस करके हम हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे वहाँ से, और उसको स्टोर करके उसको फर्दर हम उसका एज ए फ्यूल यूज़ किया जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है। तो ये जो एनर्जी लग रही है हाइड्रोजन को रिलीज़ करने के लिए वाटर से, यही एनर्जी जो है कि अभी पहले फॉसिल फ्यूल था, अभी इसको रीन्यूएबल कर दिया गया है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होगा वो भी ग्रीन होगा। कहने का मतलब कि इससे इन्वायरमेंट के ऊपर कोई खतरा नहीं होगा, इन्वायरमेंट के अंदर जो है कि ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज नहीं होंगी हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में। तो ये पॉइंट्स हो गया आपका। दूसरा एलिमेंट्स से रिलेटेड हो गया कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है वो अवेलेबल नहीं है हमारे इंडिया के अंदर। इसके लिए जैसे लिथियम एक्सेट्रा हुआ, तो ये मैक्सिमम चाइना, फिर या कांगो रिपब्लिक्स, ऑस्ट्रेलिया, या अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, इन सब कंट्रीज से इसका इंपोर्ट किया जाता है। सो अब वहाँ की जियो पॉलिटिक्स क्या है, उसकी जियो पॉलिटिक्स के बेस पे इसका इम्पोर्टेशन होगा। और तो गवर्नमेंट को इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इस अपनी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए वहाँ के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप, जियो पॉलिटिकल रिलेशन बना के रखना पड़ेगा, सो दैट in future there should be no any restrictions in the supply chains of this rare earth elements। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा गवर्नमेंट के लिए कि हमेशा एक कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन करना अपने इन कंट्रीज के साथ जहाँ से वो इम्पोर्ट करता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स को। फिर तीसरा है एनर्जी सोर्स। तो अभी जो एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए 1 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो करीब करीब 39 किलोवाट के आसपास लग रहा है, और लेबोरेटरिकल है। और एग्जैक्टली यदि आप कमर्शियल वे में प्रोडक्शन करेंगे तो इसका जो है कि मान के चलिए कि 45 टू 48 किलोवाट पर केजी हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए अभी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो गवर्नमेंट को अब अपने जो टारगेट है उसके हिसाब से
हाइड्रोजन प्रोडक्शंस के लिए 125 गीगावाट की एडिशनल एनर्जी सप्लाईमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जो कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ने किया है। तो सॉरी, रीन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ने बोला है, तो रीन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट को एडिशनल 125 गीगाहर्ट्ज और प्रोड्यूस करना पड़ेगा 2030 तक। जबकि अभी गवर्नमेंट का जो रिसेंट टास्क है वो ऐसे ही 500 गीगावाट का है 2030 तक प्रोड्यूस करने का। सो उसमें 125 और ऐड हो जाएगा। और जो अभी तक का अचीवमेंट है गवर्नमेंट का वो है 119 गीगावाट का, जो है कि रीन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट अभी तक अचीव किया हुआ है, सोलर, विंड एक्सेट्रा एनर्जी, स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के कंबाइंड वे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी वो 119 गीगावाट का केवल अचीवमेंट हुआ है आउट ऑफ 175 गीगावाट विच टारगेट हैव बीन फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट इन द अर्लियर स्टेजेस। एंड in the revised target which government had fixed for this one was 500 gigawatt। अब उसमें भी 125 गीगावाट और ऐड हो जाएगा। तो अभी गवर्नमेंट का जो प्रेजेंट स्टेटस है 119 गीगावाट का है अचीवेबल जो हुआ है अभी। तो इतना बड़ा ह्यूज टास्क गवर्नमेंट के लिए ये भी बहुत एक टफ चैलेंज होगा। तो ये भी एक टास्क है। तो ऐसे में एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि गवर्नमेंट को जो अपना रीन्यूएबल एनर्जी का जो प्रोडक्शन है उसको कम से कम 100 गीगावाट पर ईयर के हिसाब से कंटिन्यू इंक्रीज करना पड़ेगा अप टू 7 ईयर्स। तब जाके 2030 तक गवर्नमेंट अपने इस टास्क को अचीव कर सकती है। सो ये बहुत बड़ा टास्क होगा, बहुत बड़ा चैलेंज होगा गवर्नमेंट के लिए, जो कि अचीव करना नामुमकिन तो नहीं है बट बहुत ही कठिन है। फिर है इंड यूज़। अभी जो हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होगा उसका यूटिलाइजेशन कौन करेगा एक्चुअली। तो फिलहाल में जो अभी हाइड्रोजन का यूटिलाइजेशन होता है वो अमोनिया एंड अमोनिया की जो यूरिया बनाने के लिए ये जो फर्टिलाइजर्स कंपनियां काम करती हैं, तो अमोनिया के साथ हाइड्रोजन को मिक्सअप करके यूरिया वगैरह बनाया जाता है, तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही रिफाइनिंग वगैरह में भी कुछ यूज़ किया जाता है। और जो है कि इसको तो ये जो रिफाइनिंग वगैरह में और डीसल्फराइजेशन होता है, मतलब कि जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, पेट्रोलियम में यदि सल्फ़र का कंटेंट ज़्यादा है तो उसको रिमूव करने के लिए भी हाइड्रोजन गैस का यूज़ किया जाता है। तो हाइड्रोजन के साथ वो सल्फ़र यूज करके, हाइड्रोजन सल्फाइड करके गैस बना के निकल जाती है। तो सल्फ़र का जो कंटेंट्स होता है वो भी कम हो जाता है आपके पेट्रोलियम से। तो उससे हमारे इन्वायरमेंट को जो है कि थोड़ा सल्फ़र का कंटेंट कम होने की वजह से हमारे इन्वायरमेंट में थोड़ा सा एक तरह से यू कैन से द प्योर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर फाइंड आउट फ्रॉम दैट वन। तो यहाँ भी यूज़ किया जाता है। और साथ ही हैवी ड्यूटी व्हीकल्स में भी अभी हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है। और साथ ही किया जा सकता है। इट इज़ द एम्बिशंस ऑफ द गवर्नमेंट दैट द हाइड्रोजन फ्यूल्स मे बी allotted for the heavy duties vehicles, aviations and of course the shipping। सो ये सब कुछ स्कोप्स है जहाँ पे इनका यूज किया जा सकता है अभी। और इन फ्यूचर इसका यूज़ जो है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग इसका जो है कि गवर्नमेंट इसके बेस की हाइड्रोजन बेस्ड व्हीकल्स भी बनाएंगी। और गवर्नमेंट जो है कि इसका एक्सपोर्ट भी करने जा रही है। वर्ल्ड का बहुत सबसे बड़ा यू कैन से द प्रोडक्शन हब बनाने की बात बोल रही है इंडिया। बट इसके पीछे जो है कि बहुत ही चैलेंजेस हैं जो मैं बता रहा हूँ अभी इसमें आपको। तो ये सब सारे इसके पॉइंट्स हैं इंड यूज़ का, कि इंड यूज़ कौन करेगा। अभी जो कॉस्ट होगा वो भी काफ़ी महंगा होगा। फिर इसमें जो है कि एक और प्रॉब्लम आएगी जो स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन का। तो हाइड्रोजन का प्रोडक्शन तो हो जाएगा, अभी इसकी स्टोरेज की फैसिलिटीज़, उसके लिए जो है कि बहुत बड़ा स्टोरेज हब की हाउस की ज़रूरत पड़ेगी फैसिलिटीज़ की, जो कि एक बहुत बड़ा टास्क होगा। साथ ही ट्रांसपोर्टेशन, हाइड्रोजन का ट्रांसपोर्टेशन कहीं भी ले जाना होगा तो उसके लिए बहुत ही एक आपको टाइट मीडिया या टाइट कंटेनर आपका ऐसा होना चाहिए जो कि काफ़ी सेफ एंड सिक्योर हो, so that there should not be any leakage of hydrogen while being transported from one place to another place, so that there should not be any hazardous while in being transported, and of course for the environmental also, because if hydrogen will release freely in the environment, then again it may be some harmful reactions with the
एलिमेंट्स अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर। तो ये सब सारे इसके जो थ्रेट हैं ये भी एक पॉइंट है, तो इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को सोचने की ज़रूरत है। तो इस पे देखा जाएगा तो फिर जो उसका स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन होगा, इसका जो कॉस्ट आएगा वो यहाँ पे इस कॉस्ट के ऊपर भारी पड़ जाएगा कि हम जो रिन्यूएबल या जो है कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस पर जो हमको इसका बेनिफिट मिलने जा रहा उसके ऊपर इसका स्टोरेज फैसिलिटीज़ और ट्रांसपोर्टेशन इसका कॉस्ट ज़्यादा पड़ने की वजह से ये हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदायक हो जाएगा। नेगेटिव में जाएगी गवर्नमेंट, मतलब कहने का प्लस होने की जगह माइनस होने के चांसेस हैं, तो इसके ऊपर भी फोकस करने की ज़रूरत होगी। साथ ही अभी इंडिजीनियस रिसोर्सेज जो होंगे वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। जैसे वाटर, डिस्टिल वाटर की रिक्वायरमेंट, अभी 1 किलोग्राम हाइड्रोजन गैस के प्रोडक्शन के लिए 9 लीटर डिस्टिल वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। डिस्टिल वाटर चाहिए होगा इसके हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए। तो अब इसमें जो है कि गवर्नमेंट को करीब करीब $50 बिलियन लीटर डिस्टिल वाटर की ज़रूरत पड़ेगी अपनी जो टास्क है उसको एम को कंप्लीट करने के लिए 2030 तक। और आपको पता है कि इंडिया के अंदर जो है कि वाटर स्कैर्सिटी किस लेवल की है। बहुत ही ऐसे जोन है जहाँ पे पीने के पानी की अवेलेबिलिटी की बहुत क्राइसिस चली है। जो जल जीवन मिशन गवर्नमेंट ने इसीलिए लॉन्च किया है क्योंकि यहाँ पे वाटर स्कैर्सिटी बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर है। बहुत सारे रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे ड्रॉट की कंडीशन भी क्रिएट हो जाती है, वाटर लोगों को पीने के पानी नहीं मिलते हैं। तो ऐसे केस में $50 बिलियन लीटर जो है कि डिस्टिल वाटर का प्रोडक्शन करना हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए, this is very tough challenge for government because all the infrastructure will be required here, and of course with the infrastructure heavy cost will be burden over the government for this one। तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा। साथ ही अभी 2020 तक 20 मिलियन मेट्रिक टन गवर्नमेंट अभी हाइड्रोजन का पूरे विश्व में जो है कि 2020 तक 20 मिलियन मेट्रिक टन का प्रोडक्शन हुआ है। मतलब कि यहाँ तक पूरे वर्ल्ड का जो एक एवरेज प्रोडक्शन लेवल है वो 20 मिलियन मेट्रिक टन हुआ था 2020 तक। तो ये किसका रिपोर्ट है? ये जो कि एरेना का रिपोर्ट है। एरेना के अकॉर्डिंग, एरेना मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल रीन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है एरेना। एरेना के हिसाब से 20 मिलियन मेट्रिक टन का प्रोडक्शन ग्रीन हाइड्रोजन का हुआ है पूरे वर्ल्ड लेवल में, तो इतना तक। और जो है कि 12% ऑफ टोटल रिन्यूएबल अप टू 2050, मतलब प्रिडिक्ट कर रही है कि इसमें जो 2050 तक, और एरेना का जो अगला प्रोडक्शन है कि 2050 तक टोटल जो है इसमें 530 मिलियन मेट्रिक टन का प्रोडक्शन हो जाएगा हाइड्रोजन का। इसमें जो 2/3 होगी वो होगी ग्रीन हाइड्रोजन के द्वारा। इसमें 2/3 जो है कि वो ग्रीन हाइड्रोजन के द्वारा प्रोड्यूस होगी। ये एरेना का एक रिपोर्ट है। तो इस तरह से देखा जाए तो अभी गवर्नमेंट का जो प्लानिंग है, अभी वर्ल्ड लेवल पे जो प्रोडक्शन कास्ट आ रहा है इसका करीब करीब 250 से 650 रुपये पर केजी के हिसाब से इसका प्रोडक्शन कॉस्ट आ रहा है फिर वर्ल्ड लेवल पे एवरेज। और इंडिया जो है कि अपना टारगेट फिक्स कर रही है 100 से 150 रुपये पर केजी और 2030 तक। तो दिस इज़ अ वेरी ह्यूज टास्क, एंड ऑफ कोर्स as of now this is not reliable because as per the average of the world levels you will find that the situation is not according to that one in India। सो ये सब बहुत सारी चैलेंजेज है गवर्नमेंट के सामने जो इसको फेस करना है या करना पड़ेगा अपने इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो आई होप आपको इस वीडियो से एक आइडिया मिला होगा कि अभी क्या स्टेटस है जो रिन्यूएबल एनर्जी या ग्रीन या हाइड्रोजन का है पूरे वर्ल्ड में, साथ ही साथ इंडिया में, और गवर्नमेंट को इसके लिए क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं इन फ्यूचर। सो ये था वीडियो। आई होप आपको थोड़ा सा जानकारी मिला होगा इसके बारे में। एंड फर्दर इफ यू वांट एनी मोर वीडियोस रिगार्डिंग दिस, एंड ऑफ कोर्स यू हैव एनी कमेंट्स एंड इंक्वायरीज रिगार्डिंग दिस वीडियोस, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शंस, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।